बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी कॉल जोंग लेक्चर नंबर 3। हमारे न्यू फ्राइडे चल रहे हैं जिसमें हमने कॉल जोंग को देखना है और पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है आज का। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो कनेक्ट पार्ट है वो भी ये वाला जो आज हम लेक्चर देखने लगे हैं, इसको अच्छे से समझ लेना ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है एक बार ही में क्लियर हो जाएं, दूर हो जाएं। इसको मैंने भी काफ़ी टाइम लगा के क्लियर किया था क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है। और बाज़ दफ़ा आपको जो टीचर्स होते हैं, मैं सबको तो नहीं बुरा कह रहा, ज़्यादातर टीचर्स मैंने देखा है कि उससे जहाँ से मैंने पढ़ा है मुझे नहीं, मतलब इसको थोड़ा सा उन्होंने क्लियर किया, या आप कह सकते हैं या मैं ही नहीं शायद उनको समझ सका। मैं ये नहीं कह रहा टीचर ही गलत होते हैं, टीचर नहीं गलत होते, हमेशा गलत नहीं होते। तो हो सकता है कि मैं ही ना समझ पाया हूँ उनको। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, पर्सनल अनकॉन्शियस, इससे पहले हमने इसकी जो बेसिक चीजें देख ली थी, बायोग्राफी भी देखी थी, उसके साथ साथ कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए थे। अब हम देखते हैं पर्सनल अनकॉन्शियस। इसकी जो अनकॉन्शियस वाली बात थी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाली बात थी, आर्किटाइप्स वाली बात थी, उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बाद में इसका कंपैरिजन भी करके देखेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। पर्सनल अनकॉन्शियस क्या होता है? द रिजर्वायर ऑफ द मटेरियल दैट वाज वंस कॉन्शियस बट हैज बीन फॉरगॉटन। पर्सनल अनकॉन्शियस हमारा पर्सनैलिटी का वो पार्ट होता है या माइंड का वो पार्ट होता है जहां पर चीजें हमारी मौजूद होती हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है वो मौजूद होती हैं, लेकिन उनको हम भूल चुके होते हैं, उसको भूल चुके होते हैं। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको ऊपर बताया कि जो फ्राइड का कॉन्शियस वाला पार्ट था ना, वो यहाँ पर ईगो वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ जो कॉल योंग ने ईगो वाला कॉन्सेप्ट दिया है वो उसके कॉन्शियस के साथ मिलता है, और इसका जो पर्सनल अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट है ना, ये उसके प्री कॉन्शियस वाले कॉन्सेप्ट से मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है द पर्सनल अनकॉन्शियस इन योंग सिस्टम इज सिमिलर टू फ्राइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ द प्री कॉन्शियस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से भी आपने याद रखना है कि इन दोनों को अगर आपने कंपेयर करना हो तो इन दोनों की कौन सी चीजें आपस में मिलती हैं। ठीक है, अगर सिमिलैरिटीज उन्होंने आपको पूछा हो, या आप क्वेश्चन आ जाए, या इंटरव्यू में पूछा जाए, या कहीं भी पूछा जाए। ठीक है, तो ईगो वाला पार्ट कार्ल जंग का उसके कॉन्शियसनेस से मिलता है, ठीक है, फ्राइड के, और इसका जो पर्सनल अनकॉन्शियस वाला वो इसके प्री कॉन्शियस से मिलता है। ठीक है, Young described two levels of the unconscious mind beneath our, दो लेवल इसने बनाए थे। ठीक है, कॉन्शियस अवेयरनेस इज द पर्सनल अनकॉन्शियस, बीनेथ आवर कॉन्शियस अवेयरनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस से नीचे वाला जो पार्ट होता है वो पर्सनल अनकॉन्शियस है। ये देखें यहाँ पर वो कॉन्शियस अवेयरनेस है ना, वो इसने ईगो को बोल दिया था। अच्छा, और पर्सनल अनकॉन्शियस इसके नीचे होता है विच कंटेन्स मेमोरीज, इंपल्सेस, विशेस, फेंट परसेप्शंस एंड अदर एक्सपीरियंसेस इन अ पर्सनल लाइफ दैट हैव बीन सप्रेस्ड और फॉरगॉटन। यहाँ पर एक और चीज समझनी है, शायद आपका वहां पर भी फ्राइड वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वहां पर हमने जस्ट पढ़ा था कि यहाँ पर वो वाली चीजें मौजूद होती हैं प्री कॉन्शियस के अंदर जिनको हम याद कर सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट के बाद। इसका भी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसने साथ ये भी ऐड किया है, शायद उसने भी किया था, हमने उस पर गौर नहीं किया, कि इस पार्ट के अंदर वो चीजें होती हैं जो सुप्रेस हो चुकी होती हैं, जिसको हम भूल चुके होते हैं। लेकिन इसमें और अनकॉन्शियस में डिफरेंस ये होगा कि इसमें थोड़ी सी एफर्ट के बाद हम चीजों को याद कर सकते हैं, उनको रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ भी भूली होती हैं चीजें हमें। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने उस दिन भी मिसाल दी थी, मैं आपसे पूछूं कल आपने क्या खाया था, तो अभी आपको याद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट के बाद आप याद कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले हफ्ते आप पिछले ट्यूसडे को आप मॉर्निंग में कहाँ थी, ठीक है, और क्या कर रही थी, तो आपको याद तो है, मतलब अभी तो भूला हुआ है प्रेजेंट वे में, अभी प्रेजेंट मूवमेंट में आपको याद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आप एफर्ट करेंगी, याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये पर्सनल अनकॉन्शियस। दिस लेवल ऑफ अनकॉन्शियस इज नॉट वेरी डीप, ये बहुत डीप नहीं होता। इंसिडेंट्स फ्रॉम द पर्सनल अनकॉन्शियस, कोई भी लाइन पढ़ी जा रही है ना, जितनी भी ये चीजें लिखी हुई है इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, कोई भी लाइन लिखी जा रही है, आपने उसमें से फॉरन क्वेश्चन निकाल लेना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन बनता है। फॉर सर एग्जाम्पल यहाँ पर पर्सनल जी, सर आप मुकम्मल कर लें, सॉरी। कोई भी लाइन पढ़ी जा रही है, कोशिश किया करें उसमें से क्वेश्चन निकाला करें। जैसे अभी मैंने ये लाइन पढ़ी, दिस लेवल ऑफ अनकॉन्शियस इज नॉट वेरी डीप, ये बहुत डीप। अब आपसे ये पूछा जा सकता है वो कौन सा पार्ट है कॉल जॉन्ग की पर्सनैलिटी का या उसकी थ्योरी का जो बहुत ज्यादा डीप नहीं है। इस तरह का कोई क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे कि पर्सनल अनकॉन्शियस इंसिडेंट्स। इसी तरह फ्रॉइड के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए। बहुत दफा ऐसा होता है कि बल्कि आप लोगों को पता ही है कि एक चीज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट एंगल्स निकल रहे होते हैं।
बस वो हमारी नजरों से ओझल होते हैं, हमने उनको डिस्कवर करना होता है, उनको एक्सप्लोर करना होता है, अगर आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। जी अब पूछे। सर जो पर्सनल अनकॉन्शियस है वो फ्राइड के प्री कॉन्शियस से मिलता जुलता है, जी और जो उसका कॉन्शियस है वो हमारा ईगो से मिलता जुलता है। तो जी, फिर ईगो से मतलब मिलता है। मिलता जुलता ही है, तो मतलब ये देखिए जैसे इसकी सारी चीजें वही हैं कि सप्रेस्ड इमोशन जो होते हैं वो जी होते हैं हमारे, और सारी फिर कॉन्शियस वाला भी उसका तकरीबन सिमिलरली प्रेजेंट मूवमेंट वाला मिलता ही था, तो फिर अलहदा से इसको बनाने की उसको क्या जरूरत थी, मतलब उसी को वो ऑन कर लेता, या वही नाम दे, मतलब पर्सन अनकॉन्शियस और उनकॉन्शियस में मतलब क्या है तो सर नहीं 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 नहीं, डिफरेंस। वो ठीक है अगर मिलता है या सिमिलर है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट उसका सिमिलर है, ये पर्सनल कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस सिमिलर कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखे ना, वहां पर कॉन्शियस बोला गया है, यहाँ पर उसने ईगो को उसमें इन्वॉल्व कर लिया है। और जब इस यहाँ पर इसने ईगो की बात की है, तो वो ईगो अगर उससे मिलता है, यहाँ पर इसने बोला कि ईगो हमारी जो कॉन्शियसनेस का बेसिकली कॉन्शियसनेस है, हमारा ईगो यहाँ पर इसने बोला है। तो उसके अंदर उसने और भी तो बहुत सी चीजें बोली है ना, कि ये हमारे रोजमर्रा के जो एक्टिविटीज होती हैं परफॉर्म कर रही होती हैं, और भी आई थिंक दो चार चीजें बोली थी उसने। तो ये लाजमी नहीं है कि वो सेम टू सेम ही वो वाला काम कर रहा है। इसने वहां पर पहली बात, सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वहां पर नाम क्या है उसका, कॉन्शियस, यहाँ पर ईगो है। ठीक है, तो ये नाम का भी डिफरेंस आ गया। उसको लगता था कि इसको इसका नाम ईगो नहीं होना चाहिए, उसको लगता था इसका नाम कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, ईगो होना चाहिए। ठीक है, तो फ्राइड को लगता था ईगो नहीं कॉन्शियस होना चाहिए। उसने ईगो को कहीं और पर कहीं और एडजस्ट कर दिया, इसने ईगो को कहीं और एडजस्ट कर दिया। तो ये इनके डिफरेंस तो आ रहा है ना चीजों का, तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि उसको अडॉप्ट कर लेता। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स के हिसाब से डिफरेंस आ रहा था, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस आ रहा था। तो मतलब दोनों का बेसिकली जो था वो उन्होंने उस चीज को अलग से डिफाइन किया, वो तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी के साथ, मतलब हम अपनी आसानी के लिए हम कह रहे हैं कि ठीक है उनके जो ये वाले कॉन्सेप्ट थे वो सिमिलर थे प्री कॉन्शियस के साथ मिला जी जी कर जी, वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो देखें ना, हम चूंकि स्टूडेंट हैं और हमसे पीपीएससी लेवल का या सीएसएस लेवल का क्वेश्चन किया जाना है, तो हम बच्चों वाले क्वेश्चन तो नहीं याद करके जाएंगे कि कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब क्या होता है। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। हमने तो जाना है इसकी डेप्थ में, कि वो कहीं से क्वेश्चन उठाए और हम उसको क्वेश्चन को पकड़ना है हमने। तो ये लिखा नहीं हुआ था कि ईगो और कॉन्शियस वो सिमिलर है या मिलता जुलता। मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है कि ये इस तरह से भी इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें तो नहीं हम रट के जाएंगे, ये तो हर किसी को पता होगा। हमने जाना थोड़ा सा आम लोगों से या आम स्टूडेंट से थोड़ा सा हट के देखना है चीजों को। सर ये दिस लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज नॉट वेरी डीप, हाँ इसको जी। डिफाइन मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अब जब हम अनकॉन्शियस की बात करते हैं तो लेवल ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में जब हमने देखा, तो जब आइसबर्ग की मिसाल लेते हैं, भाई एक आइसबर्ग है उसमें अनकॉन्शियस जो बहुत बड़ा है और ऊपर से छोटा सा नजर आता है, जी, तो इसके अकॉर्डिंग लेवल ऑफ अनकॉन्शियस इज नॉट वेरी डीप, तो उसके वो अकॉर्डिंग कह तो नहीं 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 नहीं, वो कह रहा है कि ये जो पर्सनल अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट है, अनकॉन्शियस की बात नहीं कर रहा, पर्सनल अनकॉन्शियस की बात कर रहा है। मतलब जो प्री अच्छा, कॉन्शियस है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूं, फिर आपको समझ आएगी। ये वाला जो प्री कॉन्शियस की बात हो रही है ना फ्राइड वाले की, ये भी बेसिकली अनकॉन्शियस का ही पार्ट है। ये जो प्री कॉन्शियस वाली बात हो रही है ना, ये भी बेसिकली अनकॉन्शियस का ही पार्ट होता है। तो इसने भी इसको अनकॉन्शियस का पार्ट ही बोला है। लेकिन ये कहता है कि अनकॉन्शियस का ये वो वाला पार्ट है जो ज्यादा डीप नहीं होता, यहां से हम चीजें निकाल पाते हैं। ये हमारे इख्तियार में होता है कि यहां से चीजें हम थोड़ी सी एफर्ट के बाद निकाल सकते हैं। तो ये वो वाली बात कर रहा है कि ये वाला जो पार्ट होता है जिसको इसने पर्सनल अनकॉन्शियस बोला है या प्री कॉन्शियस बोला है उसने, कहता है ये ज्यादा डीप नहीं है, यानी कि इसको इसमें से हम चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी अनकॉन्शियस का ही पार्ट है। देखें ना, उसका नाम तो चेक करें ना, पर्सनल अनकॉन्शियस। समझ आई कि नहीं? लेकिन सर फिर ये सप्रेस्ड और फॉरगॉटन क्यों है, जबकि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के अकॉर्डिंग प्री कॉन्शियसनेस को देखते हैं तो वो तो यही होता है कि भाई थोड़ी सी देर बाद हमें चीजें याद आती है, तो सप्रेस्ड और फॉरगॉटन तो हम स्पेसिफिकली अनकॉन्शियस के साथ ही जोड़ते हैं, भाई हमें वो याद नहीं आती है, वो कोई ट्रॉमेटाइज इवेंट कुछ भी है तो वो तो काफी। ये देखें ना, ये वाला यही वाली चीज तो हमने खत्म करनी है। अगर आप हमेशा ऐसे देखते आए चीजों को, तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज करो ना। आप हमने जो पढ़ा है या हमने जो समझा है कि अनकॉन्शियस में चीजें चली गई तो हमारे काबू में नहीं आती, हम उसको निकाल ही नहीं पाते। अच्छा, अब देखें ना, ये वाला पार्ट हमारी अगर लाइफ में ना हो या हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा ना हो, ये अनकॉन्शियस या पर्सनल अनकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस जो होता है, अगर हर हर चीज हर वक्त आपके माइंड में घूमती रहेगी, तो आप तो नॉर्मल ही नहीं रह पाओगे कभी भी।
ठीक है। तो उसने उन्होंने इन चीजों को डिफाइन कर दिया है कि यार अनकॉन्शियस वो वाला जो बहुत डेप्थ वाला हिस्सा है, जिसको फ्राइड ने बोला है कि ये बहुत डेप्थ वाला, इसमें से चीजें नहीं निकाली जा सकती, लेकिन उसने भी गुंजाइश रखी है उसको प्री कॉन्शियस बोल के, उसके थोड़े से हिस्से को प्री कॉन्शियस बोल के, कि भाई एक पार्ट ऐसा भी है जिसमें से हम चीजें निकाल पाते हैं थोड़ी सी एफर्ट के बाद। आपने आई थिंक सेंसरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली बात है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। और अनकॉन्शियस जो पर्सनल अनकॉन्शियस है, उसमें भी इसी तरह से कहता है कि यार थोड़ी सी चीजें एफर्ट के बाद हम यहाँ पर याद कर पाते हैं, ठीक है। तो अनकॉन्शियस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो सिगमंड फ्रायड ने दिया था कि यहाँ से चीजें बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते, उसने भी एक थोड़ा सा पार्ट, थोड़ी सी गुंजाइश रखी है प्री कॉन्शियस वाली दे के। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे, अच्छा, इंसिडेंट्स फ्रॉम द पर्सनल अनकॉन्शियस कैन इजीली बी रिकॉल्ड, मतलब इनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। उसके बाद द एक्सपीरियंस इन द पर्सन अनकॉन्शियस आर ग्रुप्ड इनटू कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सेस की बात करता है कि हमारे पास जो चीजें होती है ना, उसको हम कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में ग्रुप बना देते हैं, या आप उसको इस तरह से करें, डिफरेंट चीजों के हम डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, विच आर पैटर्न्स ऑफ इमोशन एंड मेमोरीज विद कॉमन थीम्स। जो एक जैसे मतलब के मेमोरीज हो सकती हैं, हमारी इमोशंस हो सकते हैं, जो मतलब के जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनका एक ग्रुप बना होगा, जो हमारे गुड एक्सपीरियंसेस हैं उनका ग्रुप बना होगा, ठीक है। हैप्पीनेस वाला जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं उनका एक अलग ग्रुप बना होगा, इस तरह की बात कर रहा है। अ पर्सन विल मैनिफेस्ट अ कॉम्प्लेक्स बाय अ प्रीऑक्यूपेशन विद सम आइडिया सच एज पावर ऑफ इंफिनिटी दैट देन इन्फ्लुएंस हिज और हर बिहेवियर। वो कहता है कि इसी का जो कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट होगा ना, या उसका जो ग्रुप बना होगा, वो उसके बिहेवियर को क्या कर रहा होगा, इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। इसकी एग्जांपल मैं आगे जाके देता हूं अगर समझ नहीं आई तो। दस अ कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियली अ स्मॉलर पर्सनैलिटी विद इन द टोटल पर्सनैलिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज है कि उसने बोला कि कॉम्प्लेक्स जो होती है पर्सनैलिटी के अंदर एक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। There is a considerable two-way traffic back and forth between the ego and the personal unconscious. For example, your attention might wander away from this page to a memory. ये कहता है कि हमारी जो है ना ईगो और पर्सनल जो अनकॉन्शियस, अब ये देखो, वो कहता है कि यहाँ पर मतलब कि हम शिफ्ट कर रहे होते हैं ईगो से पर्सनल अनकॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस से ईगो। यानी कि अगर आप अभी ये पेज देख रहे हैं जो, या मेरी बात सुन रहे हैं, तो अचानक से आपके जहन में कोई और बात आ जाए, आपके घर की मेमोरी कोई आ जाए, या आपके इवेंट की कोई मेमोरी, आप उसको सोचना शुरू कर दें, वो वाली एग्जांपल दे रहे हैं। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आर स्टोर्ड इन द पर्सनल अनकॉन्शियस। तमाम जो होते हैं इसमें स्टोर होते हैं। विच हैज बीन लिंक्ड अ फाइलिंग कैबिनेट, जो मतलब वो बता रहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स या फाइल्स की फॉर्म में पड़े होते हैं। लिटिल मेंटल एफर्ट, वही वाली बात कि थोड़ी सी एफर्ट के बाद हम इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दिस फॉरगॉटन और रिप्रेस्ड एक्सपीरियंस कैन कॉज साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना। ये वाली वो कहता है कि जो रिप्रेस्ड और फॉरगॉटन एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये कॉज कर सकते हैं आपको साइकोलॉजिकल जो डिस्टरबेंस होती हैं, सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, इफ दे आर नॉट इंटीग्रेटेड इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस एंड वर्क थ्रू। अगर इनको हम निकाल के यूज नहीं करेंगे, या इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, या इनको रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो ये फिर क्या करेंगी, फॉरगॉटन या रिप्रेस्ड जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपको एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पर भी इसकी थ्योरी में भी आपको एबनॉर्मेलिटी का एक फैक्टर मिल गया, एलिमेंट मिल गया। तो अगर आपको डिफाइन करना पड़े या समझना या समझाना पड़े तो याद रखिएगा, वो कहता है पर्सनल अनकॉन्शियस के अंदर हमारी जो रिप्रेस्ड थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस पड़े होते हैं, अगर उनको निकाल के यूज ना किया जाए या उनको रिजॉल्व ना किया जाए, तो आप एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले जाते हो। Young believe that the personal unconscious is influenced by the collective unconscious। कलेक्टिव अनकॉन्शियस से होता है ये इन्फ्लुएंस। शेयर्ड रिजर्वायर ऑफ आर्किटाइप, जहां पर आर्किटाइप्स और सिंबल वगैरह होते हैं। ही आल्सो बिलीव दैट द पर्सनल अनकॉन्शियस हैज अ एक्सक्यूज मी कंटेम्परेरी फंक्शन। जी, सर पर्सनल अनकॉन्शियस में हमारे गुड और बैड दोनों एक्सपीरियंस होंगे। तो अब बैड एक्सपीरियंस तो चले, अगर हम इसको कॉन्शियस में ना लेके आए तो वो एंजाइटी या डिप्रेशन काज करते हैं। तो अगर गुड एक्सपीरियंस जो हुए होते हैं उनको भी अगर हम कॉन्शियस में ना लेके आएंगे तो भी एंजाइटी और डिप्रेशन काज होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे ओके। ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चीजें हमें नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करती, और मैंने इसको यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ा, ठीक है। ये नेगेटिव की बात हो रही है, नेगेटिविटी। जी ओके सर। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद हमारे विच मीन्स दैट हो गया ये। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कॉम्प्लेक्स की।
में इंक्लूड चाइल्डहुड ट्रॉमास। हाँ, कम्प्लेक्स की एग्जांपल देता हूँ। कम्प्लेक्सेस का क्या मतलब है? Example of personal unconscious material may include childhood traumas, repressed emotions, and memories of the past relationship experience that have been buried in the psyche. Assessing and working through these. अब वो वही वाली बात कर रहा है, सॉरी, कम्प्लेक्स की नहीं बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है जो हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस के अंदर जो एक्सपीरियंसेस पड़े हैं ना, उनकी बात कर रहा है कि अगर आप ये देखें बचपन के जो ट्रॉमास हैं, जो आपने अभी सादिया क्वेश्चन किया है, चाइल्डहुड ट्रॉमास, रिप्रेस्ड इमोशंस, ठीक है, मेमोरीज ऑफ पास्ट रिलेशनशिप और एक्सपीरियंसेस दैट हैव बीन बरीड इन द साइक, जो मतलब कि वहां पर दबे हुए थे। Assessing and working through these contents of the personal unconscious can lead to a greater sense of wholeness. अगर हम इनको निकालेंगे, निकालने के बाद इनको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो एक तो ये है कि हम एबनॉर्मैलिटी की तरफ नहीं जाते, दूसरा ये है कि हम होलनेस की तरफ जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, एंड कैन हेल्प इंडिविजुअल टू बेटर अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। और ना सिर्फ वो अपने आप को समझता है बल्कि एनवायरनमेंट को भी समझ रहा होता है अपने अकॉर्डिंग। ये पर्सनल अनकॉन्शियस के अंदर जो हमारे एक्सपीरियंसेस या जो डेटा पड़ा होता है उसकी एक एग्जांपल थी। अब देखते हैं कम्प्लेक्स की एग्जांपल। अगर ऊपर आपको समझ नहीं आया था तो अब समझ आ जाएगा। Young के अकॉर्डिंग क्या है? कोर और पैटर्न ऑफ इमोशंस, मेमोरीज, परसेप्शंस एंड विशेस इन द पर्सनल अनकॉन्शियस ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ कॉमन थीम। जो एक कॉमन थीम या एक तरह की जो चीजें, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस होंगे उसकी बात कर रहा है, सच एज पावर और स्टेटस। जैसा कि पावर या स्टेटस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बिहेवियर शो कर रहे होते हैं या प्लानिंग कर रहे होते हैं। कम्प्लेक्सेस, जिस तरह का कम्प्लेक्स होगा आपका। Carl Jung used the term complex to describe a group of emotionally charged ideas, feelings and impulses। ये वही ऊपर वाली बात है, that are associated with the particular theme or experience। ये भी वही वाली बात है। These complexes can have both positive और negative impact। ये वाली चीज याद रखनी है आपने। ये जो हमारे कम्प्लेक्सेस होते हैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। एज वी फाइल मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस इन आवर पर्सनल कॉन्शियस वी बिगिन टू ग्रुप देम इनटू। वो कहता है जितने ज्यादा हम एक्सपीरियंसेस करते जाते हैं, जितना ज्यादा हम नॉलेज इकट्ठा करते जाते हैं, तो जो एक जैसी चीजें होती हैं वो मतलब के कैटेगरीज बनी होती हैं, उसी कैटेगरी में जाके फिट हो जाती है। अच्छे एक्सपीरियंसेस अच्छे वाले में, बुरे वाले बुरे वाले में, ठीक है। A complex is a core or pattern of emotions, memories, wishes organized around a common theme। ये definition again I think यहाँ पर आ गई है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके कम्प्लेक्स की। एग्जाम्पल क्या है? मदर कम्प्लेक्स। मदर कम्प्लेक्स, दिस कम्प्लेक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट टू वंस मदर। अब मदर की जानब जो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है वो मदर कम्प्लेक्स विच कैन रिजल्ट इन पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स वुमेन इन जनरल। अब वो कहता है कि अब ये वाला जो कम्प्लेक्स, आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है अपनी मदर के साथ, एक बच्चे के तौर पर अगर एक बच्चे की बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, अब ये वाली जो अटैचमेंट है ना, ये पॉजिटिव भी रिजल्ट आ सकता है, नेगेटिव भी रिजल्ट आ सकता है। यानी कि या तो वो वुमेन के साथ, वुमेन को मतलब के पॉजिटिव वे में देखेगा, ठीक है, उनको बुरा नहीं समझेगा, या फिर वो वुमेन को बुरा समझना शुरू कर देगा। इसका दो असर कैसे हो सकता है? Individuals with the positive mother complex may have a strong sense of nurturing and mental instincts। अब उसका अगर मदर उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स की बात की जाए, मदर की जानब उसकी अटैचमेंट है, तो वो कोशिश करता है कि उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए, ठीक है। While those with a negative mother complex may experience feeling of anger, resentment and rejection toward women। अगर उसको उस तरह से नहीं किया जाता, ट्रीट नहीं किया जाता, तो फिर ये बात नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी। तो फिर क्या होगा? वो वुमेन्स की जानब एंगर, फीलिंग ऑफ एंगर उसमें क्रिएट हो जाएगी, रिसेंटमेंट क्रिएट हो जाएगी, इसके साथ साथ रिजेक्शन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आपने सोचा होगा, आपने समझा होगा, ये मैं वुमेन की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं, चले हम फादर की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अपने फादर को पसंद नहीं करते होते ज्यादा, या वो फादर को छोड़े मर्दों को ज्यादा पसंद नहीं करते होते। वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला होता है कि उनके पॉजिटिव कम्प्लेक्स डेवलप हो जाएं तो वो नॉर्मली आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर नेगेटिव कम्प्लेक्स उसका क्रिएट हो गया है, डेवलप हो गया, तो वो नेगेटिवली आगे बढ़ रहे होते हैं जनरली या सोसाइटी के अंदर।
complexes may be conscious or unconscious, दोनों हो सकते हैं. Those are not under conscious control, can intrude or interfere with consciousness. जो conscious में नहीं होते वो आपको आपके consciousness को disturb करते हैं. The person with the complex is generally not aware of the its influence. उसको नहीं पता होता कि ये मुझ पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, complex का जो असर होता है, ठीक है. Unconsciously वो मतलब कि हो रहा होता है. Jung believe that complexes originate not only from our childhood. ये कम्प्लेक्स ना सिर्फ हमारे चाइल्डहुड से डेवलप नहीं होते बल्कि अडल्ट एक्सपीरियंस से भी हो रहे होते हैं, बट आल्सो फ्रॉम आवर ancestral experiences, the heritage of the species contained in the collective unconscious. हमारे आबाओ अजदाद के जो एक्सपीरियंसेस नस्ल दर नस्ल आ रहे होते हैं उससे भी डेवलप हो रहे होते हैं. यहां तक बताएं मुझे कॉम्प्लेक्स की आपको समझ आई कि नहीं आई? कॉम्प्लेक्स की तो समझ आ गई, और उससे पहले आपने डिस्क्राइब अनकॉन्शियस तो समझ आ गई, ठीक है, वो हमारे इस तरह से होता है, अभी होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस. आपकी आवाज कट रही है, बार बार दोबारा बोलें. सर मैंने कहा कि हमने पर्सनल अनकॉन्शियस की तो बात की कि हमारी प्री कॉन्शियस फीलिंग्स होती हैं या रिप्रेस्ड इमोशन होते हैं जो कि इस तरह से हमें इन्वेट करते हैं. अपने फिर कलेक्ट कॉन्शियस की बात की है, उससे थोड़ा इलैबोरेट कीजिएगा. कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे तो अभी हम आए नहीं है. सर आपने वो उस पे बताया ना कि पर्सनल अनकॉन्शियस जो है वो हमारे इन्फ्लुएंस्ड होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के सबब. जी जी. हाँ तो वो उसी पर मैं अगर ये वो अलग से वो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो पर्सनल कॉन्शियस होता है ना, ये हमारे जैसे उसने नहीं बोला था, मैं आपको रिलेट करके समझाता हूँ. जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ना वो हमारे अनकॉन्शियस के अंदर जो चीजें दबी हुई होती हैं ना, हमारे कॉन्फ्लिक्ट, हमारे बैड एक्सपीरियंसेस, हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास, वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं पूरी जिंदगी. उसने ये बोला है, उसने बकायदा दलील भी दी है इसकी कि वही हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर रहे होते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. तो यही वही वाली बात इसने की है कि ये जो हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस होता है ना, ये इन्फ्लुएंस हो रहा होता है हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस से. समझ आई कि जैसे उसने बोला था कि हमारा अनकॉन्शियस है, हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इसी तरह ये कह रहा है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस को, या सिंपली ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहा होता है. बस कलेक्टिव अनकॉन्शियस का यही मतलब एक काम होता है, या एक अलग से जैसे ये फिनोमिना है पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अलग से कोई चीज है और इसकी अभी आ रहे हैं ना नीचे. अभी तो इंटरेस्टिंग चीज तो आनी कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर है. अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है ना. ठीक है. अब जो कम्प्लेक्सेस की कुछ और मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर लिख दिए. पावर कम्प्लेक्स, अब इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ. एक बंदे को पावर कम्प्लेक्स है, यानी कि वो हासिल करना चाहता है, पावर हासिल करना चाहता है, इक्तदार हासिल करना चाहता है, या स्टेटस हासिल करना चाहता है. तो उसकी जो सारी क्या कहते हैं पर्सनैलिटी ना उसी तरह की बनती जाएगी. उसकी जो बिहेवियर उसी तरह से वो क्या करना शुरू कर देगा, बिहेव करना शुरू कर देगा, एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा, अपनी फीलिंग्स भी वैसे ही डेवलप करना शुरू कर देगा. ठीक है. कम्प्लेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पावर एंड कंट्रोल विच कैन लीड टू अग्रेसिव मैनिपुलेटिव बिहेवियर. ये ठीक है, इस तरह की उसकी पर्सनैलिटी हो जाएगी. इंडिविजुअल विद द पावर कम्प्लेक्स में सीक टू डोमिनेट अदर्स, दूसरों को डोमिनेट करना चाहेगा वो. उसी तरह की फीलिंग, बिहेवियर, थॉट होगी उसकी. एंड में स्ट्रगल विद फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इनएडिक्वेसी, और वो ये वाली फीलिंग्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है. ठीक है, इनसिक्योरिटी और इनएडिक्वेसी की, क्योंकि वो पावर की तरफ जा रहा है ना, तो वो फील करेगा कि अगर मुझे नहीं मिल रही, या मैं कमजोर हूं तो मुझे पावर हासिल करनी चाहिए, या पावर नहीं मिल रही तो वो खुद को इनसिक्योरिटी या इनएडिक्वेसी फील करना शुरू कर दे. ठीक है. जिस तरह का कम्प्लेक्स उसमें डेवलप हो जाएगा उसी तरह का वो बिहेव कर रहा होगा, उसी तरह की पर्सनैलिटी वो शो कर रहा होगा. इससे मजीद क्लियर हो जाना चाहिए आपको. अब ये नीचे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स भी मैंने लिखा है. ये तो आपका सुना ही है ना, कि जिस बंदे में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होगा वो उसी तरह के बिहेवियर भी शो कर रहा होगा, उसी तरह की फीलिंग शो कर रहा होगा, उसी तरह के अपने काम शो कर रहा होगा. इसकी लो सेल्फ एस्टीम होगी. ठीक है. इसके साथ साथ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसमें. ठीक है. और इसी तरह से बाकी जो होते हैं ऐसे लोगों में मसाइल, वो सारी इसके अंदर होंगी. तो ये कम्प्लेक्स की डेफिनेशन ये उसके अंदर होती है पर्सनल अनकॉन्शियस. अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस की तरफ आ जाते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्ल जंग्स थ्योरी.
पर्सनल कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है? डीपेस्ट लेवल ऑफ द साइक, इट कंटेन्स इनहेरिटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन एंड प्री ह्यूमन स्पीशीज। ये हमारा डीपेस्ट लेवल होता है, जैसे अनकॉन्शियस ने बोला था। इसके अंदर कहता है कि ना सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बल्कि हमसे पहले जो लोग आए हैं उनके, और लोगों से पहले या इंसान से पहले जो स्पीशीज थी उनके भी एक्सपीरियंसेस मौजूद होते हैं, या उनके भी आप कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, या मेमोरीज मौजूद होती हैं। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस की ये डेफिनेशन। द डीपेस्ट एंड लीस्ट असेसिबल लेवल, ये कहता है कि लीस्ट असेसिबल लेवल यानी कि इसको असेस नहीं किया जा सकता, बहुत मतलब कि यहाँ पर लीस्ट बोल दिया उसने, इसको असेस नहीं किया जा सकता। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज द मोस्ट अनयूजुअल एंड कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ यंग सिस्टम। ये अनयूजुअल और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है इसकी थ्योरी का। ये बिलीव करता था जस्ट ईच ऑफ अस accumulate and files all of our personal experiences in the personal unconscious, so does humankind collectively as a species store the experience of all our human and pre-human ancestors in the collective unconscious। वो कहता है जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं ना, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पड़े होते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनल कॉन्शियस के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है कि हम तमाम जो मैनकाइंड या तमाम इंसानियत या जो हमारे आबाओ अजदाद के नस्ल दर नस्ल चीजें आ रही होती हैं, और हमारे इससे इसके अलावा जो प्री ह्यूमन स्पीशीज थी उनके भी जो एक्सपीरियंसेस हैं या उनकी आप कुछ कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हुई हैं, वो भी हमारे इस पर्सनैलिटी के पार्ट में मौजूद होती हैं, जिसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोला गया है। आप इसको सिंपली अगर ये भी कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हमारे जो आबाओ अजदाद के भी एक्सपीरियंसेस या उनकी लर्निंग्स या उनकी मेमोरीज हमारे इस पार्ट में मौजूद होती हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। The collective unconscious was the powerful and controlling repository of ancestral experiences। मतलब ancestral experiences होते हैं इसमें। young linked the personality of each of us with the past, not only with the childhood but also with the history and species। ये सिर्फ पास्ट से ही नहीं जोड़ता, यानी कि पास्ट की ही बात नहीं करता, ये हमारी हिस्ट्री की बात भी करता है। ठीक है, we do not inherit these collective unconscious experiences directly। इनको हम डायरेक्टली नहीं कर इनहेरिट किया होता हमने। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट इनहेरिट अ फियर ऑफ स्नेक्स, रादर वी इनहेरिट द पोटेंशियल टू फियर स्नेक्स। वी आर प्रीडिस्पोज्ड टू बिहेव एंड फील द सेम वेज पीपल हैव ऑलवेज बिहेव्ड एंड फेल्ट। इस चीज को समझिएगा कि ये वाली चीज अगर आपने इसको समझ लिया, आपको कलेक्टिव अनकॉन्शियस की समझ आ जाएगी। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। वो कहता है वी डू नॉट इनहेरिट दीज कलेक्टिव एक्सपीरियंस डायरेक्टली। हम इनको डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर रहे होते, हमें डायरेक्टली नहीं मिल रही होती। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट इनहेरिट अ फियर ऑफ स्नेक्स। हमने स्नेक्स का जो फियर है वो हमने इनहेरिट नहीं किया, रादर क्या किया है, वी इनहेरिट द पोटेंशियल टू फियर स्नेक्स। हमने जो फियर यानी कि सांपों से डरने का जो पोटेंशियल है वो हमने लिया है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मौजूद था, वो हमें मिला है अपने आबाओ अजदाद से। एक मिनट रुकिएगा। जी, वो कह रहा है कि हम मतलब कि डायरेक्टली चीजों को नहीं ले रहे होते, हमें इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। ये पैराग्राफ पढ़ ले, फिर इसको मजीद थोड़ा सिंपल करता हूं, आई थिंक कंफ्यूज ना हो जाए। वी आर प्री डिस्पोज टू बिहेव एंड फील द सेम वेज people have always behaved and felt। whether the predisposition becomes a reality depends on the specific experiences we encounter in life। वो कहता है कि ये हम पहले से हमें पता होता है या अनकॉन्शियसली हम ये जान रहे होते हैं कि हमने कहां पर कैसे, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हम जानते होते हैं कि हमने कहां पर किस तरह से बिहेव करना है। मिसाल के तौर पर अंधेरे से डरना है हमने, ये हमें पहले से पता होता है कि अंधेरे से डरना है। ठीक है, या इसको थोड़ा सा सिंपल मैं कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ कि हमने फादर के साथ किस तरह से बिहेव करना है।
मदर के साथ किस तरह से बिहेव करना है, हमने ब्रदर के साथ किस तरह से बिहेव करना है, या ब्रदर को किस तरह से देखना है, ये हमें पहले से पता होता है। अनकॉन्शियसली हमें ये चीजें ट्रांसफर हुई होती हैं नस्ल दर नस्ल, ठीक है। और वो कहते हैं कि फिर उसको मजीद हम क्या कर लेते हैं, प्रीडिस्पोजिशन बिकम्स रियलिटी, उसको फिर हम रियलिटी बनाते हैं। वो रियलिटी बनती है डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस वी इनकाउंटर इन लाइफ। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं वैसे वैसे उसको हम चीजों को काम में लाते जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने सांप आ गया, अब आपको ये वाली चीज पहले से मिली हुई है कि जब आपके सामने सांप आता है तो आपने किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। तो वो फिर आप उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हो, प्रैक्टिकली आप उसको एक्सपीरियंस करते हो तो वो रियलिटी बन जाती है। समझ आई इस बात की कि नहीं? थोड़ा सा इसको पकड़ना पड़ेगा आपको, डीपली जाके ना, थोड़ा सा डेप्थ में जाके। समझ आई है तो बताएं, नहीं आई तो फिर भी बताएं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। सर ये जो पोटेंशियल की बात की गई है इसके अंदर, जी जी जी, ये पोटेंशियल के मुझे मतलब तरह मुझे से मुझे पता था कि आप लोगों को यह इशू होगा, मतलब कि कंफ्यूज करेगा। इसको इस तरह से सिंपल समझ लें कि हमें अनकॉन्शियसली हमारे अंदर ये मौजूद होता है किसी किसी ना किसी हद तक कि हमने किस जगह पर कैसे बिहेव करना है, वो वाली बात कर रहा हूँ। और जब आपको उस तरह की सिचुएशन आती है, जी कंडीशनिंग हुई होती है हमारी, या फिक्सेशन हुई होती है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कि जैसे हमारे आबाव दाज ने रिएक्ट किया वैसे ही हम करेंगे, या हाँ कल्चर टू कल्चर हाँ चीजें तो हाँ, इस हम भी तरह उस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि हमें पहले से पता, मतलब कि हमें ये हमारी पर्सनैलिटी में होता है कि किस तरह से हमने बिहेव करना है, जैसे, और वो वैसे ही होता है जैसे हमारे आबा अजदाद ने कहा होता है, कह सकते हैं। मतलब ये सर इस कहा तरह तो हेरिटेज में हुआ चीजें, अब जो आप यही कह रहे हैं अनकॉन्शियसली आपका बेजुदा से चीजें आ रही हैं। जी जी, क्या कह रही हैं आप? इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस की बात हो रही है ना, आपको मिली होती हैं सर चीजें। जी सर, तो ये तरह हमें अनकॉन्शियस कलेक्टिव अनकॉन्शियस वो होता है, तो सर वो तो इनहेरिटेड है, तो कलेक्टिव कॉन्शियस कैसे होगा? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर इसमें कार्ड जो तैर रहा है, जो हमें रास्ते में चीजें मिलती हैं जी वो कलेक्टिव कॉन्शियस है। हल जी सर जी, तो हमें रास्ते में मिल रही हैं, ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस ऐसे होते हैं? ये उसने बोला है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस ही है ये हमारा। ये हम तो नहीं सवाल उठा सकते कि ये आपने क्यों बोला है, ये उसने बोल दिया कि जी ये वाली चीजें मैंने देखी हैं, मैंने समझी हैं, इन सबको मैंने मिला के नाम दे दिया कलेक्टिव अनकॉन्शियस का। उसने, हमने ये देखना है कि उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर क्या बोला है, हमने ये नहीं बोलना कि उसने इसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्यों बोला है। ओके सर, ठीक है। तो उसने एक टर्म का नाम दे दिया ना, जैसे कि हमें अगर हमें कोई काम करने का हौसला है तो हम कह देते हैं हम बहादुर हैं, तो आप कह दो कि ये बहादुर क्यों नाम दिया गया है, भाई ये दे दिया है, मतलब एक डिक्शनरी बन गई तो बन गई। आई थिंक अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो वो ये वाली बात है कि आप, उसने नाम दे दिया कि भाई ये वाली जो चीजें होती है ना, ये सारी मिलाएंगे तो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है हमारा, ठीक है। तो ये उसने नाम दे दिया। सर एक और सर मैं कह रही इनहेरिटेंस से हटके या जनरेशन से हटके, मतलब हमारा इन्वायरमेंट भी तो हमें फैसिलिटेट कर रहा है, तो इन्वायरमेंट की इसमें चीज, इन्वायरमेंट कंसीडर होगा या बस हमारी ये इनहेरिटेंस ही कंसीडर होगी? नहीं, यहाँ पर इन्वायरमेंट को हम इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं ना। अब ये इन्वायरमेंट की अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी करने जाएं तो वो एक और पर्सपेक्टिव में चली जाती है बात। ये आपको समझाना चाह रहा है कि इन्वायरमेंट लाख आपके पास मौजूद हो, आपके पास सोसाइटी लाख मौजूद हो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपको आपके आबा-ओ-अजदाद से मिल रही होती हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, जो मतलब कि फादर को फादर हम कहते हैं, या उसको एक खास तरह का मुकाम देते हैं, अपनी मदर को एक खास तरह का मुकाम देते हैं, अपने बहन भाइयों को एक खास तरह का मुकाम देते हैं। तो ये वो वाला कहना चाह रहा है बेसिकली कि जो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मेन मेन, या जो खास तरह के जो एक्सपीरियंसेस हमारे हुए होते हैं, जो हमारे आबा-ओ-अजदाद ने पता नहीं सदियों में सीखे हैं, तो वो हमें उनकी मेमोरीज मिल रही होती हैं, उनके डेटा मिल रहा होता है, उनकी लर्निंग्स हमें मिल रही होती हैं कहीं ना कहीं। तो इन्वायरमेंट अगर हम सर डिस्कस मैं करने जाएंगे तो वो मैटर तो करता है, लेकिन वहां यहाँ पर उसका नहीं बात हो मतलब रही। अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट, इस मतलब जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में इन्वायरमेंट नहीं है, मेरा कंसर्न ये था कि इसने ये कहा है नहीं कि नहीं नहीं सिर्फ नहीं नहीं इनहेरिटेंस है, नहीं 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 इन्वायरमेंट नहीं नहीं इसमें। नहीं। जी जी, उसने इन्वायरमेंट को कंसीडर नहीं किया।
वो एनवायरनमेंट की बात ही नहीं कर रहा कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर। सर यही मतलब इसने इनहेरिटेंस तो कलेक्टिव एक्सपीरियंस का नाम दिया हुआ है जी। ऐसा। और इनहेरिटेंस सिर्फ हमारे माँ बाप की नहीं है, वो कहता है इनहेरिटेंस ये ना सिर्फ आपके माँ बाप की बल्कि जब से इंसान पैदा हुआ है तब से आ रही है ये इनहेरिटेंस, ये तब से आपको चीजें मिल रही हैं। इवन वो तो प्री ह्यूमन की बात भी करता है, प्री ह्यूमन जो स्पीशीज उसकी बात भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे माँ बाप की बात नहीं हो रही। हमने तो जी सर इनहेरिटेंस यही पढ़ी है ना कि हमारे माँ बाप से जो चीजें या करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हमारे मतलब के ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत पीछे चला गया है, ये आगे दलील भी देगा कि इसने कैसे वो चीजें देखी हैं या इसने क्यों ये दलील दी है या क्यों इसको ऐसा बोला है, आगे बताएगा ये। Jung believe that certain basic experiences have characterized every generation throughout human history। वो इसने ये बिलीव करता है कि ये जो बेसिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये मौजूद होते हैं थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। जितनी भी ह्यूमन हिस्ट्री है ना, सब में ये चीजें मौजूद थी, मतलब कि खास तरह की जो एक्सपीरियंसेस कह रहा है, बेसिक एक्सपीरियंसेस। पीपल हैव ऑलवेज हैड अ मदर फिगर एंड हैव एक्सपीरियंस बर्थ एंड डेथ। यानी कि अब ये देखें ना, हर कोई बर्थ और डेथ को मतलब कि एक्सपीरियंस करता है, मदर को एक्सपीरियंस करता है, खास तरह का जो किसी को मुकाम देता है वो एक्सपीरियंस करता है। दे हैव फेस्ड अननोन टेरर्स इन द डार्क। वो डार्क में क्या करता है, वो फील करता है, डर फील करता है। अच्छा, अगर आप अंधेरे में जाते हैं तो आपको डर क्यों लगता है? ये हमने सीखा हुआ है, हमारे आप कह सकते हैं कि ये हमारे बड़े भी ऐसे डरते आए हैं, हम भी डरते आए हैं, ठीक है। वही वाली बात कर रहा है। वर्शिप्ड पावर आर सम सॉर्ट ऑफ गॉड लाइक फिगर। हम किसी की बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे होते हैं या किसी की इबादत कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि इबादत तो नहीं कहना यहाँ पर मुनासिब, कि किसी को बहुत ज्यादा एहतराम दे रहे होते हैं, ठीक है। फियर्ड एंड इवल बीइंग, और जो इवल बीइंग उससे डर रहे होते हैं, ठीक है। ये वाली बात कर रहा है कि ये वाली जो सारी इस तरह की मेन चीजें हैं, जो बेसिक एक्सपीरियंसेस है, ये हमें नस्ल दर नस्ल मिले हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमें हमारे अबाओ अजदाद ने जब ये नहीं सीखा था कि शेर के करीब जाएंगे तो वो चीर फाड़ देगा। पहली दफा जब इंसान शेर के करीब गया था, ठीक है, उसकी फैमिली खड़ी देख रही थी, सपोज कर लेते हैं उसकी फैमिली खड़ी देख रही थी, वो शेर के पास गया, शेर ने उसको फाड़ डाला या मार डाला। तो अब उसकी फैमिली को पता चल गया भाई शेर के करीब नहीं जाना, ठीक है। अब ये नस्ल दर नस्ल हमारे पास पहुंची है ये वाली चीज, पहले पता नहीं कितने लोग मरे होंगे, ठीक है। उन्होंने सीखा, सीखने के बाद वो नस्ल दर नस्ल चेंज मतलब कि हमारे ट्रांसफर होती आई है। और आज हम भी सीख गए हैं, हमें भी पता है कि किस जगह क्या करना है और क्या नहीं करना, मौत क्या होती है, बर्थ क्या होती है, ठीक है। इसके साथ साथ खौफ क्या होता है, खुशी क्या होती है, ठीक है। अब ये खुश होना, अब इसी बात पे आ जाए। अब ये खुश होना, बच्चे को हम जब बच्चा पैदा होता है हम उसको सिखाते तो नहीं है कि खुश कैसे होना है, वो आपको खुश होकर भी दिखा रहा होता है, हंस भी रहा, मुस्कुरा भी रहा होता है। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है, अगर आपको पहले नहीं समझ आई थी। द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द, जी सर इसमें कस्टम वैल्यूज और मॉरल्स भी आ जाते हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इसके अंदर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व नहीं होती? क्या, दोबारा बोलें? सर मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर कस्टम वैल्यूज और ये चीजें भी आ जाती हैं ना, तो फिर हम एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट इसमें से कैसे निकाल सकते हैं? हमने तो नहीं निकाला, हम कब निकाल रहे हैं एनवायरनमेंट को, हम कब निकाल रहे हैं? हो सकता है वो जो चीजें जो डेवलप हुई हैं वो एनवायरनमेंट से तो डेवलप हुई। पहली दफा जब आप कुछ सीखते हैं तो एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं ना, या एनवायरनमेंट में आपने एक्सपीरियंस की होती तो सीख रहे होते हैं ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एनवायरनमेंट को उसने फोकस ही नहीं किया। अगर हम देखने जाएंगे तो वो पीछे तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी ना। इन्वायरमेंट की तो यहाँ बात हो ही नहीं रही, इन्वायरमेंट की तो डिबेट है ही नहीं ना यहाँ पर। वो जस्ट आपको उसने बता दिया कि ये वाली चीजें आपको इनहेरिटेड मिलती हैं या आपके आबाओ अजदाद से मिलती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट तो फिर आप प्रेजेंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट है या माहौल है या आपका जो कस्टम्स हैं या रवायात हैं। रवायात किसी तरह कह सकते हैं, वो रिवायत भी तो कहीं ना कहीं से मिली है ना हमें, वो ट्रांसफर ही हुई है ना। तो वो वाली बात भी कर लेंगे तो फिर भी ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं साबित होता। ये सर सॉरी, आपकी आवाज बड़ी कटती है, पता नहीं आपका क्या इशू है, नेटवर्क का इशू आता है या आपकी हैंड फ्री का इशू है? जल्दी बोलें, हमने इसको कंप्लीट करना था आज। सर मुकम्मल कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि ये इन्वायरमेंट को नजरअंदाज करना इसकी थ्योरी पे क्रिटिसिज्म हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं।
कह सकते हैं आप, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस ओवर काउंटलेस evolving generations leaves an imprint on each of us at birth and determines how we perceive and react to our world। वही वाली बात है कि हमें मतलब हमारे आबाओ अजदाद से जनरेशन टू जनरेशन एक छोड़ा होता है, इंप्रेशन छोड़ा होता है डिफरेंट चीजों का। द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड इनटू व्हिच अ पर्सन इज बॉर्न इज ऑलरेडी इनबॉर्न इन हिम एज अ वर्चुअल इमेज। वो कहते हैं कि जिस दुनिया में हम पैदा होते हैं उसमें एक उसने मुहावरतन ये बात की है कि जिस दुनिया में हम पैदा होते हैं उसके बारे में या उस दुनिया में पहले ही हम पैदा हो चुके होते हैं। वही वाली बात कर रहा है कि हमारे पास उस दुनिया से रिलेटेड कुछ चीजें हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं या मिल चुकी होती हैं हमें। A baby is born predisposed to perceive the mother in a certain way। अब ये वाली बात कि एक बच्चा मदर को खास तरह से उसने परसीव करना है, ठीक है, पहले से उसके अंदर मौजूद होता है, जो ऊपर भी मैंने बात की थी। इफ द मदर बिहेव्स द वे मदर टिपिकली बिहेव, अगर उसी तरह से बिहेव करती जैसे वो मतलब के सुनते हैं कि मदर प्यार करती है, मोहब्बत करती है, in a nurturing and supporting manner, then the baby's predisposition will correspond with its reality। तो अगर तो वो सही तरीके से पॉजिटिव वे में, जैसे कि रवायत चलती आ रही है कि एक मदर केयर करती है, मोहब्बत करती है, ठीक है, उसकी तरबियत करती है, तो फिर अगर ऐसे ही कर रही है तो उसकी जो उसको इनहेरिटेंस मिली है ना, अबाओ अजदाद से मिली है कि मदर ऐसी होती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है, ठीक है, केयर करती है। तो मदर ने भी ऐसा किया, उसके जो पहले से उसको चीजें मिली थी या विरसा मिला है वो भी वैसा ही था, तो दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए और एक रियलिटी की फॉर्म निकल के सामने आ गई। यानी कि उसको पता चल गया कि वाकई ही रियल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। बिकॉज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज सच एन अनयूजुअल कंसेप्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अब वो बता रहा है कि यहाँ पर रीजन क्या थी, उसने क्यों ऐसा बोला था। रीजन यंग प्रपोज इट एंड द काइंड ऑफ एविडेंस ही गैदर्ड टू सपोर्ट इट। उसने बकायदा ऐसा क्यों बोला है, इनहेरिटेंस वाली बात क्यों की है, उसने जो एविडेंस इकट्ठे किए थे, कैसे किए थे। इन ही स्टडीज ऑफ एंशिएंट कल्चर्स both mythical and real, Jung discovered what he believed to be common themes and symbols that appeared in diverse parts of the world। वो कहता है कि जब उसने स्टडीज की तो स्टडीज के अंदर उसने ये देखा, डिफरेंट उसने कल्चर्स को देखा, डिफरेंट मतलब हिस्ट्री के अंदर चला गया, हिस्ट्री को स्टडी किया उसने, डिफरेंट कल्चर्स को देखा, डिफरेंट सोसाइटीज को देखा, तो उसको कुछ चीजें कॉमन नजर आई, ठीक है, कुछ सिंबल्स और कुछ थीम्स क्या है उसको कॉमन नजर आए, ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। एज फार एज ही कुड डिटरमन these ideas had not been transmitted or communicated orally or in writing from one culture to another। फिर उसने इस चीज को भी इंश्योर किया कि ये वाली जो चीजें थी ना, कि ये वाले जो मैंने वो बात कर रहा है जो सॉरी जो वो दावा कर रहा है, वो कहता है ये वाली चीजें डिफरेंट कल्चर्स में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं आपको इसमें सिमिलरिटी नजर आ रही है। वो फिर ये भी कहता है कि मैंने ये भी देखा है कि ये वाली चीजें कभी भी ना तो वो ओरली ट्रांसफर हुई हैं, ना तो ओरली उनको मिली हैं, ठीक है, और ना ही उनको रिटन फॉर्म में मिली हैं, ठीक है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। तो ये एक दलील थी कि अगर ये चीजें ना कम्युनिकेट हुई हैं, यानी कि ना ओरली बताई गई हैं, ना ट्रांसमिट की गई हैं, ना ही ये लिख के बताई गई हैं, तो ये भी एक दलील थी कि इट मीन्स कि हमारे पास कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो हमें मिल रही होती हैं। इन एडिशन यंग्स पेशेंट्स इन देयर ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, वो अपने पेशेंट्स की यहाँ बात करता है कि उन्होंने ड्रीम्स और फैंटेसीज के अंदर रिकॉल्ड एंड डिस्क्राइब द सेम काइंड्स ऑफ सिंबल्स he had discovered in the ancient cultures। उन्होंने सेम तरह के सिंबल्स बताए अपने ड्रीम्स के अंदर, फैंटेसीज के अंदर, जो उसने एंशिएंट कल्चर्स के अंदर देखे थे, नोट किए थे या डिस्कवर किए थे। He could find no other explanation for these shared symbols and themes over such vast geographical and temporal distances that they were transmitted by and carried in each person's unconscious mind। वो फिर इसको कोई और दलील नहीं दे सका सिवाय इसके कि ये वाली चीजें हमें ट्रांसफर हुई हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ये इसने लॉजिक दी थी, रीजन दी थी कि क्यों मैंने इसको क्यों मतलब कि ये इस चीज पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ कि ये वो चीजें हमारे इनहेरिटेड होती हैं, हमारे आबाओ अजदाद से मिल रही होती हैं। क्यों कहता मैंने डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी किया, डिफरेंट इलाकों को स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि कुछ चीजें सेम है, सिंबल सेम है, एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई ही ट्रांसफर हो रही होती हैं चीजें। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? हमने आर्कीटाइप्स भी पढ़ना था लेकिन टाइम हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन? सर
इधर जो तम्पलेट्स बयान किए थे ना, उसका मतलब ये था that जो अटैचमेंट है, इमोशनल है, वो तम्पलेट्स है। तो सारा दिन हम देखे जो तम्पलेट्स होता है वो साथ इसी तरह जो तम्पलेसिटी होती है वो तम्पलेट्स होता है ना, ये जो दिल टूटी गलत चीज इस तरह वो तम्पलेट्स होता है। तो सर फिर नहीं ये ये नहीं ये उस पर्सपेक्टिव में बात नहीं हो रही। वो आप और वो मीनिंग की बात कर रहे हो ना कि कम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा होता है, उसकी बात कर रहे हो ना आप। जिस तरह से ना लेटरा तम्पलेट्स, तो वो दूसरी मीनिंग में चले जाता है ना, ओडिपस तम्पलेट्स है। हाँ हाँ, आप वो भी कह सकते हो, वो भी इसके साथ हम मिला सकते हैं, वो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स वो भी तो देखें